देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। हमारे खास शो फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। सबसे पहले गौर कर लेते हैं आज के सेगमेंट्स पर। फिक्र का जिक्र, उससे शुरुआत होगी, फिर जानना जरूरी है, फिर फिक्र हेडलाइंस और उसके बाद फिक्रनामा, फिर खबरें पॉजिटिव हैं और उसके बाद होगा जो है सो है। सेगमेंट्स के बाद देखते हैं आज आपकी फिक्र की बड़ी खबरें क्या हैं। सेना, आतंकी एयरबेस, इमरान का अपने भगवान जिनपिंग को सब बर्पण। आपको बताएंगे किस तरह मौका देखकर कूद रहा है पाकिस्तान। बात भी गतिरोध भी। जिनपिंग का मिशन नवंबर क्या है? गतिरोध को सर्दियों तक क्यों खींचना चाहता है चीन? टिकटॉक को श्रद्धांजलि, कानूनी जासूसों को तिलांजलि। कैसे चीन के कानून ने उसकी कंपनियों को जासूस बना दिया है। मास्क के लिए टोकने पर की मारपीट। आपको कोरोना काल की नई फिक्र बताएंगे और बताएंगे कि दीदी की तूफान पर पॉलिटिक्स क्या है। TV9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट। शुक्रवार की सुबह भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख का दौरा करने वाले हैं। LAC पर जारी स्टैंड ऑफ का जायजा लेने वाले हैं और सेना के अफसरों की मीटिंग लेने वाले हैं। यानी भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि हम अपनी अखंडता और संप्रभुता के सवाल पर पीछे नहीं हटने वाले। राजनाथ सिंह से पहले थल और नभ सेना के प्रमुख भी LAC का दौरा कर चुके हैं और अब सेना का हौसला बढ़ाने के लिए राजनाथ सिंह ने बॉर्डर पर जाने का फैसला किया है। आज हम आपको बताएंगे कि भारत के इस सख्त स्टैंड का चीन पर क्या असर हो रहा है। क्या वाकई चीन गतिरोध खत्म करना चाहता है या नवंबर तक खींचना चाहता है? लेकिन पहले आपको चीन के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स के दो बयान दिखाते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट किया है कि फ्रंटलाइन बॉर्डर से भारत अपनी सेना को पीछे हटाने को तैयार हो गया है ताकि सीमा पर शांति कायम की जा सके। गौर करने वाली बात यह है कि इस ट्वीट में चीन ने यह नहीं कहा है कि वो भी अपनी सेना को पीछे हटाने को तैयार है, लेकिन इसके बाद ही चीन की एक धमकी भी दी गई है। ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट करके कहा है कि भारत अपनी दमनकारी डिप्लोमेसी के बावजूद पड़ोसी पहले की पॉलिसी को कैसे जारी रख सकता है। भारत को पहले तय करना होगा कि वो दमनकारी डिप्लोमेसी जारी रखकर बर्बाद होना चाहता है या सहयोग चाहता है। चीन की भाषा लगातार तीखी हो रही है और उसके इस व्यवहार को देखकर पाकिस्तान को मौका नजर आने लगा है। इमरान ने अपने भगवान को सब कुछ अर्पण कर दिया है। सेना और एयरपोर्ट तो समर्पित कर ही रखा है, अब पाकिस्तान ने चीन को अपने आतंकी भी सौंप दिए हैं। बड़ी फिक्र है, बड़ी रिपोर्ट। पूर्वी लद्दाख की इस लड़ाई में अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का साथ देने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी खुलकर उतर चुके हैं। इमरान खान ने सरहद की ओर 2 मोर्चों पर अपनी सेना भेज दी है। तो चीन को भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए अपना स्कर्दू एयरबेस भी सौंप दिया है। लेकिन ये लड़ाई अब इससे भी नीचे जा गिरी है। लद्दाख में बातचीत का मुखौटा ओढ़कर बैठे जिनपिंग ने अब आतंकियों से भी हाथ मिला लिया है। साफ है, गलवान में अपनी सेना की गर्दन तुड़वाने के बाद शायद शी जिनपिंग को मैदान जंग में टकराना बेहतर विकल्प नहीं लग रहा। लिहाजा चीन अब पाकिस्तान के आतंकियों के साथ गठजोड़ कर रहा है ताकि वो हिंदुस्तान में खून खराबा करा सके। खबर निकल के आ रही है कि चीन पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप से बात करने की कोशिश कर रहा है कश्मीर में गड़बड़ पहुंचाने के लिए। इंडिया टुडे में सूत्रों से छपी रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान और जिनपिंग की आतंकियों से साठगांठ करने की तीसरी साजिश बहुत बड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की सेना PLA के कुछ अधिकारी पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन से मिले थे। PLA और आतंकवादियों की यह मुलाकात
पीओके में हुई थी और आतंकी संगठन का नाम है अल बद्र। आतंकी संगठन अल बद्र को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने 1998 में बनाया था। अल बद्र ने जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमले कराए और बेकसूरों का खून बहाया, जिन आतंकियों को मनसेरा, कोटली और मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग मिलती है। अल बद्र वो आतंकी संगठन है जिसका बेस पूरी तरह से पाकिस्तान के अंदर है। कारगिल युद्ध के दौरान भी इसी संगठन ने पाकिस्तानी सेना की बहुत मदद की थी और ये आतंकी संगठन न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि कश्मीर में कई आतंकी गतिविधियों को अंजाम भी दे चुका है। और इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए इसकी पूरी कमर तोड़ दी थी, लेकिन एक बार फिर चीन इसकी मदद कर रहा है और चीन की मदद से इस पूरे संगठन को कश्मीर में एक बार फिर मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। यानी लाल को अब लुकमान गैंग पर भरोसा है। आईएसआई ने 1998 में जब अल बद्र नाम के आतंकी संगठन को खड़ा किया था, तब पीओके में पैदा हुए लुकमान को संगठन का कमांडर बनाया गया था और जब करगिल में जंग छिड़ी तब आईएसआई ने इस संगठन के आतंकियों को भी जंग में आगे कर दिया था। ये बात अलग है कि करगिल की उस लड़ाई में घुसपैठ करने वाले आतंकी ही नहीं, पाकिस्तान की सेना तक साफ हो गई थी। लेकिन अब इमरान को फिर करगिल की लड़ाई याद आई है और उन्होंने अपने भगवान जिनपिंग के कान में आतंक का सहारा लेने का मंत्र फूका है। चीन की इस साजिश में दो बड़ी फिक्र छिपी है। पहली फिक्र ये कि भारत के खिलाफ चीन ने आतंकियों से साठगांठ कर ली है और दूसरी फिक्र ये कि चीन की आतंकी साजिश पीओके की जमीन पर रची जा रही है। हालात बता रहे हैं कि चीन भारत के खिलाफ टू फ्रंट वॉर की साजिश रच रहा है। एक ओर एलएसी पर अपनी सेना बढ़ा रहा है तो दूसरी ओर एलओसी पर आतंकियों को शह दे रहा है। जिनपिंग का लुकमान गैंग पर भरोसे की वजह भी है। उन्हें लगता है कि एलएसी पर मिल रहा हिंदुस्तान के जवाब की काट साबित होगा आतंक। आतंकी गतिविधियों से देश अंदर से भी घिरेगा और चीन सीमा पर भी घेर रखेगा, जबकि जिनपिंग को घाटी में मर रहे आतंकी नजर नहीं आ रहे। भारत चीन को सीमा पर भी जवाब दे रहा है और घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचा रहा है। पाकिस्तान के आतंकियों का जम्मू कश्मीर में क्या हश्र हो रहा है, ये जिनपिंग भी देख रहे हैं। बावजूद इसके वो इस हद तक गिरने को तैयार हैं कि आतंकी भी अपने साथ लेने लगे हैं। चीन के दस्तावेजों से एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि चीन ने तिब्बत से अपने 2 स्पेशल एजेंट्स की नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश की है। ये पीपल्स आर्म्ड पुलिस के स्पेशल एजेंट हैं, जिनमें से एक का नाम ताशी और दूसरे का नाम दोरजी है। यानी एक तरफ तो बीजिंग नाकाम हो रहा है तो दूसरी ओर साजिश की गठजोड़ भी जारी है। बीजिंग से इशारा मिलने के बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने एलओसी से पर 20,000 फौजी तैनात कर दिए हैं और पाकिस्तान के स्कर्दू एयरबेस से चीन के फाइटर उड़ान भरने लगे हैं। यानी 2 अवसरवादी देशों ने भारत के खिलाफ मोर्चे खोल रखे हैं। एलएसी पर भारत और चीन की सेना आमने सामने क्या आई, सीमा पर भिड़ंत की तस्वीरें क्या दिखी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को मौका नजर आने लगा। इमरान ने अपने भगवान शी जिनपिंग के लिए सारे घोड़े दौड़ा दिए। आतंक से लेकर अस्करदू एयरबेस तक ड्रैगन के हवाले कर दिया। पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में एलओसी के करीब सेना की 2 डिवीजन तैनात कर दी। हाल के दिनों में चीन और पाकिस्तान की सेना के बीच कई बैठकें हुई हैं। इसी के बाद लद्दाख से सटे गिलगित बाल्टिस्तान में 20,000 पाकिस्तानी सैनिक तैनात किए गए हैं। खबर आ रही है कि पाकिस्तान के काफ़ी फौज का जमावड़ा वहाँ पर इकट्ठा हुआ है लद्दाख की तरफ और जम्मू और कश्मीर की तरफ। तो ये तो उसके सोची समझी बात है। सैनिकों की ये तैनाती 100% सोची समझी साजिश का हिस्सा है।
जो चीन और पाकिस्तान के हुक्मरानों और फौजी जनरलों के बीच हुए जहरीले मंथन का नतीजा है। और इस बात को साबित करता है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि अपने चीनी आकाओं को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने जितनी तैनाती इस समय एलओसी पे कर रखी है, उतनी तो उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान भी नहीं की थी। तब हमारे भारतीय वायुसेना के वीरों ने उन्हें घर में घुसकर मारा था। हिंदुस्तान को घेरने के लिए पाकिस्तान ने सिर्फ चीन को अपने 20,000 फौजियों का कवर ही नहीं दिया है, बल्कि लद्दाख से सटा स्कार्दू एयरबेस भी सौंप दिया है, जहां चीन के लड़ाकू विमान दिन रात उड़ाने भर रहे हैं। स्कार्दू एयरबेस पर चीनी वायुसेना की हरकतों ने भारतीय एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। केवल जून के महीने में ही 40 से ज्यादा चीनी फाइटर जेट J-10 स्कार्दू में देखे गए। अड्डे पर चीन का मिड एयर रिफ्यूलर IL-78 भी उतरा था। स्कार्दू की लेह से दूरी 100 किलोमीटर के करीब है और ये किसी भी चीनी एयरबेस की तुलना में ज्यादा करीब है। इसलिए इस बात की आशंका बढ़ गई है कि चीन स्कार्दू एयरबेस की क्षमताओं को परख रहा है ताकि इसका इस्तेमाल किया जा सके। यानी चीन अब भारत को LAC और LOC इस दोहरे मोर्चे पर खींचने की तैयारी कर रहा है। लद्दाख के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए चीन के पास 3 एयरबेस, जहां से उसके फाइटर एयरक्राफ्ट कार्रवाई कर सकते हैं। ये एयरबेस काशगर, खोतान और नगरी गुरगुंसा में है, लेकिन इनकी भारत के खिलाफ कार्रवाई करने की क्षमताएं सीमित हैं। काशगर की लेह से दूरी 625 किलोमीटर, लेह से खोतान की दूरी 390 किलोमीटर, लेह से गुरगुंसा की दूरी 330 किलोमीटर है। ये सभी तिब्बत में 11,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई से टेक ऑफ करने पर ईंधन और हथियार दोनों का ही वजन कम करना होगा। इससे फाइटर जेट्स की मारक क्षमता और रेंज दोनों ही कम हो जाती है। साथ ही इतनी लंबी दूरी की उड़ान को रडार से पकड़े जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। यही वजह है कि चीन ने स्कार्दू के एयरबेस पर पैर जमाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि स्कार्दू से लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों जगह उसके निशाने पर होंगे। स्कार्दू की लेह से दूरी 100 किलोमीटर के आसपास और कारगिल से 75 किलोमीटर के करीब है। यहाँ के एयरबेस में 2 रनवे हैं, जिनमें से एक 2.5 किलोमीटर लंबा और दूसरा 3.5 किलोमीटर। जाहिर है यहाँ से चीनी फाइटर जेट्स को भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ने में आसानी होगी। एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत के लिए चुनौती कठिन तो होती जा रही है, लेकिन भारत की सेना हर तरह की चुनौती स्वीकार करने की तैयारी करके बैठी है, जीत के भरोसे के साथ और जज्बे के साथ। इस चीज़ को तो पहले से ही एंटीसिपेट किया जाता है, इसीलिए बहुत पहले से ये 2 फ्रंट वॉर की बातचीत चलती रहती है कि हमें 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा जो भी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो इस बात के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत इस वक्त LAC पर मजबूत स्थिति में है, लेकिन चीन की चालबाजी और साजिश को लेकर हिंदुस्तान को पूरी तरह से सतर्क रहना होगा। चीन के साथ रोज बैठकें हो रही हैं। बंद कमरे में चीन जो वादा कर रहा है, बाहर आकर उस वादे से मुकर रहा है। यानी चीन इस लड़ाई को लंबा खींचना चाहता है, जिसका सबसे ताजा सबूत यह है कि चीन ने LAC पर 20,000 सैनिक बढ़ा दिए हैं और पैंगोंग त्सो लेक पर गतिरोध बरकरार। सबको पता है कि कुछ भी हो जाए पर कभी किसी को चीन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। गलवान में भारतीय सैनिकों के हाथों अपने फौजियों की गर्दन तुड़वा चुका चीन एक ओर तो बातचीत के बाद सेना हटाने का ड्रामा कर रहा है, तो दूसरी ओर उसके साथ ही LAC पर 20,000 सैनिक बढ़ा दिए हैं। गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई खूनी मुठभेड़ के बाद भारत चीन के कोर कमांडरों की 30 जून को तीसरी मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक कोर कमांडर्स की चर्चा में
सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया पर देर तक बहस हुई और दोनों देशों के सैनिक अधिकारी इस बात पर सहमत हुए कि सैनिक एक दूसरे से 2 से 2.5 किलोमीटर तक पीछे हट जाएं ताकि भरोसा बहाल हो सके। लेकिन चीन ने क्या किया है, उसने एलएसी पर सेना की 2 डिवीजन यानी 20,000 सैनिक बढ़ा दिए। सिर्फ एलएसी पर ही नहीं, चीन ने वहां से 1000 किलोमीटर दूर सिंजियांग में भी सैनिकों और सैन्य साजो सामान में इजाफा कर दिया है। सिंजियांग में भी उसने गाड़ियों और हथियारों के साथ 10 से 12,000 सैनिकों को पहुंचा दिया है, जो जरूरत पड़ने पर 48 घंटे के अंदर एलएसी पर पहुंच सकते हैं। चीन की हर हरकत पर भारत की पैनी नजर है। हर साजिश को नाकाम करने की पूरी तैयारी की जा रही है। लगातार बातचीत का दौर भले ही जारी हो, लेकिन इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने अपनी मोबिलाइजेशन या डिप्लॉयमेंट लगातार यहां पर बरकरार रखी है। और वो बरकरार यानी मिरर डिप्लॉयमेंट है। मिरर डिप्लॉयमेंट यानी वो डिप्लॉयमेंट जो सामने वाले दुश्मन को देखकर की जाती है, यानी जो डिप्लॉयमेंट वो करता है उसी के हिसाब से यहां पर साजो सामान और सैन्य बल तैनात किए गए हैं। चीन ने अगर 2 डिवीजन बढ़ाई तो भारतीय सेना ने भी इस सेक्टर के लिए 2 डिवीजन बढ़ा दिए। टैंक्स और BMP-2 इन्फेंट्री के साथ कॉम्बैक्ट व्हीकल भी हवाई रास्ते से लाए जा चुके हैं। दौलत बेग ओल्डी यानी DBO में भी आर्म्स ब्रिगेड मोर्चा संभाल चुकी है। फिलहाल पूर्वी लद्दाख में सुरक्षा का जिम्मा त्रिशूल इन्फेंट्री डिवीजन के पास है। यहाँ इसकी 3 ब्रिगेड तैनात है। चीन DBO से गलवान और काराकोरम तक बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा भारत भी यहाँ एक और डिवीजन की तैनाती पर विचार कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स के कई ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट को या दूसरे एयरक्राफ्ट को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा हमारे कई फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर अटैक हेलीकॉप्टर्स लगातार यहाँ पर सॉर्टीज भी कर रहे हैं। इनका मकसद है अपनी डोमिनेंस, एयर डोमिनेंस और सर्विलेंस को बरकरार रखना। पैंगोंग सो झील का मुद्दा भी उछला हुआ है। चीनी सेना और भारतीय सेना दोनों ही इस जगह पर पीछे हटने का फॉर्मूला निकालने में लगे हुए हैं। ये एक डोमिनेटिंग एरिया है जो चुशूल वैली को डोमिनेट करता है। अगर चाइना इन स्पर्श के ऊपर आकर बैठ जाएगा तो पूरा डोमिनेशन, और जब भी वो चाहे वो अपने फोर्सेस को चुशूल वैली में मूव कर सकता है। सुना आपने, पैंगोंग सो झील कितनी अहम है। इसलिए इंडियन नेवी दर्जन भर से ज्यादा अत्याधुनिक और दमदार बोट को पेट्रोलिंग के लिए लद्दाख भेज रही है। इससे भारतीय सेना को पैंगोंग सो में गश्त करने में आसानी हो सकेगी और चीनी सेना को जवाब दिया जा सकेगा। इसी एहतियात के तौर पर ये मोबिलाइजेशन, ये डिप्लॉयमेंट की जा रही है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारतीय सीमा की सुरक्षा करना है। कैमरा पर्सन चेतन के साथ सुमित चौधरी, TV9 भारतवर्ष, लेह। इस वक्त बॉर्डर पर जो कुछ हो रहा है वो भारत को पहले से पता था। कोरोना विलेन बनने के बाद भारत में आते अवसर से चीन को चिढ़ना ही था और इस चिढ़ में उसे अपनी सेना उतारनी ही थी। तो साथ में यह भी पता था कि चीन जब टकराएगा तो मौका परस पाकिस्तान भी उसके साथ जरूर आएगा। और यही वजह है कि चीन अगर भारत को कई मोर्चों से घेर रहा है तो भारत भी चीन को चारों तरफ से घेर रहा है। एलएसी पर भारत बराबर अनुपात में सेना बढ़ा रहा है, जिसको मिरर इमेज कहा जाता है। आर्टिलरी बढ़ा रहा है तो चीन सामान का बॉयकॉट कर रहा है, उसके टेंडर रद्द करके आर्थिक प्रहार कर रहा है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं गलवान की लड़ाई नवंबर तक क्यों ले जाना चाहते हैं शी जिनपिंग। उनकी साजिश का त्रिकोण कहां पर फंसा हुआ है, देखिए रिपोर्ट। 4 और 5 मई को लद्दाख में हिंदुस्तान और चीन की सेना आमने सामने आ गई थी, जिसके बाद से ही एलएसी पर गतिरोध खत्म करने की कोशिश जारी है। लेकिन आज का सच यही है कि ना तो सीमा पर सैन्य स्तर की बातचीत का कुछ नतीजा निकल रहा है, ना ही दिल्ली से हो रही कूटनीतिक बातचीत का कोई असर हो रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाहते क्या हैं? क्या वाकई जिनपिंग अपनी सेना को एलएसी के पीछे हटाना चाहते हैं? क्या वाकई जिनपिंग पूर्वी लद्दाख के गतिरोध को खत्म करना चाहते हैं?
और अगर ये सच है तो आखिर सीमा पर होने वाली बैठक में तारीख पर तारीख क्यों तय हो रही है? चीन अपनी सेना को पीछे हटाने का वादा करके मुकर क्यों जाता है? क्या इसके पीछे जिनपिंग का मिशन नवंबर है? मिशन नवंबर यानी एक ऐसा महीना जब तक गतिरोध भी चलता रहेगा, तनातनी भी चलती रहेगी और चीन की साजिश भी चलती रहेगी। भारत चीन के विवाद को लेकर सैन्य स्तर पर 3 बार कमांडर लेवल की बात हो चुकी है। मंगलवार को हुई कमांडर लेवल की तीसरी मीटिंग करीब 12 घंटे तक चली। इससे पहले 22 जून को मोल्डो में 10 घंटे बैठक चली और उस दिन सहमति भी बनी थी। लेकिन उस दिन बनी सहमति के उलट चीन ने LAC से सेना का जमावड़ा कम करने की जगह ज्यादा ही बढ़ा दिया। अपने तंबू हटाने की जगह चीन ने स्थायी स्ट्रक्चर बना दिया और युद्ध होने की स्थिति में भारतीय सेना से लड़ने के लिए दीवार बना दी, बंकर बना लिए। इतना ही नहीं, दिल्ली से हो रही बात का भी बीजिंग पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा। लेकिन अब बताया जा रहा है कि नवंबर तक चीन यूं ही वादे करता रहेगा और पलटता रहेगा, क्योंकि शी जिनपिंग अपने मिशन नवंबर पर हैं। जानकारी के मुताबिक चीन इस विवाद को सर्दियों तक खींचना चाहता है और इसके पीछे जिनपिंग की सोची समझी रणनीति काम कर रही है। लद्दाख स्टैंड ऑफ को लंबा खींचने के पीछे चीन के 3 बड़े प्लान हैं। भारत और चीन के बीच में बातचीत का दौर जारी है, लेकिन बताया यह जा रहा है, हमारे जानकार हमें बता रहे हैं कि लगातार ये स्टैंड ऑफ काफी दिनों तक खींच सकता है, यानी सर्दियों तक भी खींच सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन ने ये पूरी स्ट्रैटेजी, ये पूरी रणनीति इसलिए तय की थी ताकि वो दुनिया का ध्यान कोविड से हटा सके। चीन जानबूझकर बातचीत के लिए तो इसको मान रहा है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट बहुत धीरे धीरे करेगा, यानी बहुत लंबा समय इसको लेगा। टाइम बाइंग टैक्टिक्स इसको कहते हैं, यानी वो चीज, यानी धीरे धीरे करके आप इतना लंबा खींच दें कि आपका काम भी हो जाए और आप उसके पीछे भी हट जाए। यानी सारी पोजीशनिंग चीन की लगातार गिरती इमेज या फिर उसको लेकर उठ रहे सवालों को लेकर की जा रही है। नंबर 1, कोरोना का दाग मिटाना। जिनपिंग का पहला प्लान है कोविड से दुनिया भर का ध्यान भटकाना। जिनपिंग चाहते हैं कि नवंबर तक कोरोना कंट्रोल में आ जाए और तब तक किसी की जुबान पर कोरोना का नाम ना आए। इसमें लंबा वक्त गुजर जाएगा और इस दौरान चीन के दामन से कोरोना विलन होने का दाग मिट जाएगा। नंबर 2, कमजोर छवि मिटाना। वुहान से कोरोना फैलने के बाद पूरी दुनिया ने चीन को लानत भेजी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लगता है कि इसने विश्व स्तर पर उनकी छवि कमजोर कर दी है और मजबूत छवि बनाने के लिए वो गलवान जैसे कई मोर्चों पर दम दिखाना चाहते हैं। हांगकांग जैसे विद्रोह भी दबाना चाहते हैं ताकि उनके राजनीतिक करियर को संजीवनी मिल जाए। नंबर 3, एशिया का दादा। चीन का पूर्वी लद्दाख में गतिरोध जारी रखने का तीसरा मकसद है कमजोर होने के बावजूद खुद को एशिया का दादा साबित करना। चीन ये जानता है कि पूरे एशिया में उसके मुकाबले अगर कोई देश तेजी से तरक्की कर रहा है तो वो देश भारत है। इसलिए जिनपिंग दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि चीन का प्रभाव एशिया में सबसे ज्यादा है और वो भारत को कभी भी अस्थिर कर सकता है। जिनपिंग अपने नवंबर चाल में कामयाब होना चाहते हैं ताकि चीन से लगातार निकलने वाली प्राइवेट कंपनियां भी भारत की ओर आने से रुक जाएं। जिनपिंग को लगता है कि नवंबर तक लड़ाई ले जाने से वो राजनीतिक रूप से स्थिर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। भारत ने चीनी ऐप पर पाबंदी लगा दी है और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी चीन के वीवो ऐप छोड़ने का फैसला कर लिया है। अब बात करते हैं ये फिक्र कितनी बड़ी है। 24 जून को हमने इस शो में वो खबर दिखाई थी जिसने चीन को स्पाई नेटवर्क को एक्सपोज कर दिया था। हमने आपको बताया था कि कैसे कानून के दम पर देशी कंपनियों को चीन दूसरे देशों में जासूसी के लिए मजबूर करता। हमने आपको उस कानून की एक एक धारा बताई, चीन को बेनकाब किया और ठीक 5 दिन बाद भारत सरकार ने चीन के 59 मोबाइल ऐप को बैन कर दिया।
सरकार ने चीन के उसी कानून का हवाला देते हुए चीन की मोबाइल ऐप कंपनियों से सख्त सवाल पूछे। 48 घंटों के अंदर डेटा शेयर करने वाले उस कानून पर सफाई मांगी है। अगर चीन की ऐप कंपनियां जवाब देने में नाकाम रहती हैं तो भारत में उन्हें हमेशा के लिए बैन किया जा सकता है। हमने जो दिखाया उसका असर हो गया। ड्रैगन के जिस डर्टी गेम को हमने डिकोड किया वो चीन के 59 मोबाइल ऐप्स की बर्बादी का ब्लूप्रिंट बन गया। शातिर चीन के चक्रव्यूह को तोड़कर हमने ड्रैगन के स्पाई नेटवर्क को बेनकाब किया। हमने आपको बताया कैसे चीन की तानाशाही सरकार दूसरे देशों में जासूसी का जाल फैलाती है, एक कानून के शिकंजे में कसकर अपने देश की कंपनियों को खुफिया जानकारी जुटाने के लिए मजबूर करती है। अब आपको बताते हैं कि चीन की सरकार, चीन की रेड आर्मी और चीनी कंपनियों की तिकड़ी किस तरह खुफिया नेटवर्क फैलाकर दूसरे देशों के सुरक्षा तंत्र में सेंध लगाते हैं। चीन ने इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने के लिए बाकायदा एक कानून बनाया। 27 जून 2017 को वजूद में आए चीन के इस कानून को नेशनल इंटेलिजेंस लॉ यानी राष्ट्रीय खुफिया कानून कहा जाता है। चीन के राष्ट्रीय खुफिया कानून के 4 ऐसे प्रावधानों के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस कानून के आर्टिकल 7 में लिखा है, चीन सभी संगठनों और नागरिकों को राष्ट्रीय खुफिया मिशन का समर्थन, सहायता और सहयोग करना होगा और खुफिया मिशन से जुड़े रहस्यों की रक्षा करनी होगी। आगे आर्टिकल 9 में लिखा है कि चीन के राष्ट्रीय खुफिया मिशन में अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों, संगठनों को सरकार की तरफ से प्रशंसा और पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं चीन के इस कानून के आर्टिकल 12 में लिखा है कि सरकार के प्रावधानों के मुताबिक राष्ट्रीय खुफिया मिशन से जुड़े संस्थान जरूरी व्यक्तियों और संगठनों से सहयोग ले सकते हैं और खुफिया काम के लिए उनसे संबंध बनाए रख सकते हैं। कानून के चौथे चौंकाने वाले प्रावधान में लिखा है कि राष्ट्रीय खुफिया मिशन से जुड़े संस्थान अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम देने के लिए कानूनी तौर पर किसी भी संगठन और व्यक्ति से आवश्यक समर्थन, सहायता और सहयोग ले सकते हैं। चाइना का डाटा शेयरिंग लॉ इस तरीके का है कि चाइना में जो भी आईटी कंपनी काम करती है उनको अपना डाटा इंटेलिजेंस एजेंसीज और चाइना की सरकार के साथ शेयर करना पड़ता है। ऐसा उन्होंने अपना एक लॉ कंप्लायंस किया हुआ है। भारत सरकार ने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक कर बड़ी कार्रवाई कर दी है। चीन के खुफिया कानून पर 48 घंटे में इन कंपनियों को सफाई देनी है। भारत के लोगों की डेटा सुरक्षा पर अपना रुख स्पष्ट करना है। सरकार ने इन सभी चाइनीज ऐप को जवाब देने के लिए कहा है। डेटा शेयर के आरोपों पर सफाई मांगी गई है और चीन के स्पाई नेटवर्क पर अपना रुख साफ करने के लिए कहा है। और इस मामले की सुनवाई की जिम्मेदारी आईटी, टेलीकॉम, होम और लॉ मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की एक कमेटी करेगी और फिर उसकी सिफारिश सेक्रेटरी लेवल की एक कमेटी को दी जाएगी और उसके बाद इस मामले को पीएमओ के पास भेजा जाएगा। तब जाकर भारत सरकार इस मामले में अपना अंतिम फैसला लेगी। अगर भारत सरकार चीनी कंपनियों के जवाब से संतुष्ट नहीं होती है तो चीनी कंपनियों पर परमानेंट बैन लग सकता है। ऐसी हालत में उन्हें भारत छोड़ना होगा। भारत जैसा विशाल मार्केट हाथ से निकल जाने के बाद ये कंपनियां बदहाली के कगार पर पहुंच जाएंगी। इनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। चाइना ये सारा डाटा का यूज करने के बाद जो साइबर वार होने वाली थी हमारे सर्वर्स को क्रैशेस करने के लिए बहुत खतरनाक पोजीशन ले सकता है। यही वजह है कि 59 मोबाइल ऐप पर बैन के फैसले से चीन बौखला उठा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्विटर पर कहा कि चीन की सरकार इस फैसले से चिंतित है। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता जीरोंग ने कहा, ये WTO के नियमों का उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ई-कॉमर्स के तौर तरीकों के खिलाफ है। उधर चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की चेतावनी दे डाली। बैन से भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को नुकसान होने की दुहाई दे दी। लेकिन ड्रैगन को अपने डर्टी गेम का अंजाम भुगतना होगा। अभी तो शुरुआत है।
भारत के बाद अब अमेरिका में चीनी ऐप पर बैन की मांग उठने लगी है। यह आग चारों तरफ फैलने वाली है। पूरी दुनिया में चीन की पोल खुलने वाली है। कश्मीर को सोपोर में घात लगाए बैठे आतंकियों ने सीआरपीएफ की पार्टी पर हमला किया है, जिसका सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन इस एनकाउंटर में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप अपने आंसुओं पर काबू नहीं पा पाएंगे। 3 साल के एक मासूम के दादा की इस एनकाउंटर में आतंकियों की गोली लगने से मौत हो गई। इस मासूम को बचाने के लिए एक जवान ने अपनी जान दांव पर लगा दी। आतंकियों के एनकाउंटर के बीच इस मार्मिक तस्वीर का विश्लेषण देखिए। तीन साल के बच्चे के रेस्क्यू की यह तस्वीर आपको अंदर तक झकझोर देगी। ये एक मासूम का रेस्क्यू है जो आतंकियों की गोलीबारी के बीच घिर गया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने अपनी जान पर खेलकर पहले इस मासूम को बचाया और फिर मोर्चा संभाला। जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के मुठभेड़ की खबरें आम हैं, लेकिन ये तस्वीर आम नहीं है, न ही ये हालात आम हैं। आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में सोपोर में मौजूद थे। सुबह तड़के ही दहशतगर्दों ने सीआरपीएफ की पार्टी पर हमला किया। मार्केट एरिया में घात लगाए बैठे आतंकियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई भी की, लेकिन एक जवान शहीद हुआ और एक आम नागरिक की जान चली गई। ये वही शख्स है जो आतंकियों की गोली का शिकार हुआ है और ये वही मासूम है जिसे सुरक्षा बलों ने अपनी जान पर खेलकर बचाया है। लेकिन ये तस्वीर आतंकियों के दिए दर्द से दिलो दिमाग को झकझोर गई। जिस शख्स की मौत हुई वो इस मासूम के दादा थे, लेकिन इस मासूम को नहीं पता था कि आतंकियों ने उनकी जान ले ली। बच्चा दादा के सीने पर बैठा रहा। दादा का शरीर गोलियों से छलनी था, खून से कपड़े सने थे, जान इतनी भी नहीं बची थी कि अपने पोते को उठा सके। ये सवेरे 6 बजे निकले थे, उसको सोपोर में काम चल रहा था, तो वहाँ से वो फायरिंग स्टार्ट हो गई, तो उन्होंने रिटेल में वापस सीआरपी ने फायरिंग की, उसको मार दिया। मौके पर मौजूद एक जवान सामने आया, जान पर खेलकर बच्चे को गोद में उठाया, वहां से भागा, मासूम को एनकाउंटर साइट से दूर ले गया और फिर दुश्मनों का दिल दहलाने वाला एनकाउंटर शुरू हुआ। मस्जिद के अंदर से अंधाधुंध फायरिंग आना शुरू हो गया, जिसमें सीआरपीएफ के एक जवान शहीद हो गए, 3 जख्मी हो गए। वहाँ से कार में 65 ईयर ओल्ड एक बशीर साहब जा रहे थे, उसके गाड़ी में एक छोटा बच्चा था। वो पैनिकली गाड़ी से निकल के बच्चा को लेकर भागना चाहा, उनको भी गोली लग गया, उसमें उनकी जान गई है। सोपोर में आतंकियों का ये हमला सीआरपीएफ की पार्टी को टारगेट करके किया गया था, जिसे करवाया है लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर उस्मान ने। उस्मान लश्कर के लोकल कैडर का कमांडर है, जिसने घात लगाने के लिए मस्जिद जैसी पाक जगह का सहारा लिया था। जो लश्कर तोबा के 2 मिलिटेंट, जिसे एक उस्मान भाई है, पाकिस्तानी है, एक लोकल मिलिटेंट है नासिर, दोनों मस्जिद में घुस के मस्जिद से फायर किया। जब पुलिस पार्टी मस्जिद के अंदर गई तो उसमें से 2 मैगजीन उन्होंने रिसीव किया, वहाँ पर रिकवर किया। एक भरा हुआ मैगजीन था, एक आधा खाली मैगजीन था, और दोनों वहाँ से फायर करते थे, भागा। पाकिस्तान परस्त ये वो आतंकी हैं जो खुदा के घर को नहीं बख्शते, जो मासूम को भी नहीं छोड़ते और कश्मीर के युवाओं को खुदा और ईमान की तकरीरें देते हैं। लेकिन अब इनका खात्मा हो रहा है, आतंकियों के खात्मे का रिकॉर्ड बन रहा है और दहशतगर्द इसी कार्रवाई से बौखलाए हैं। और अब फिक्र हेडलाइंस। भारत चीन सीमा पर दोनों देश तनाव कम करने पर राजी। सैनिकों को एलएसी से पीछे करने पर बनी सहमति। कमांडर स्तर पर बातचीत में हुआ फैसला। चरणबद्ध तरीके से हटाए जाएंगे सैनिक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को आर्मी चीफ नरवणे के साथ जाएंगे लद्दाख। अफसरों के साथ एलएसी के हालात का लेंगे जायजा। लेह में घायल सैनिकों से करेंगे मुलाकात। सीडीएस बिपिन रावत भी जा सकते हैं साथ। पीएम मोदी ने चाइनीज माइक्रो ब्लॉगिंग साइट वीबो छोड़ने का फैसला किया। अकाउंट को
साइट से हटाने की प्रक्रिया शुरू। 115 पोस्ट में से 113 हटाए गए। नितिन गडकरी का बड़ा बयान, हाईवे प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियों को किया जाएगा बैन, जॉइंट वेंचर में भी नहीं दी जाएगी अनुमति। बीएसएनएल एमटीएनएल ने भी रद्द किया टेंडर। प्रियंका गांधी को 1 अगस्त तक खाली करना होगा लोधी स्टेट का सरकारी बंगला। एसपीजी सुरक्षा हटने की वजह से केंद्र सरकार ने लिया फैसला। पिछले साल नवंबर के महीने में हटाई गई थी सुरक्षा। कोरोना दवा विवाद पर योग गुरु स्वामी रामदेव की सफाई, बोले मेरे खिलाफ विरोधी लॉबी ने बनाया गंदा माहौल। 100% ट्रायल सफल होने के बाद की बात दोहराई, इलाज के मैनेजमेंट के नाम पर बेचेंगे दवाई। कल मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल का होगा विस्तार, 29 मंत्रियों की जगह है खाली। आनंदीबेन पटेल ने आज राज्यपाल पद की शपथ ली। दिल्ली में कोरोना के 67% मरीज हुए ठीक, केजरीवाल बोले हालात पहले से बेहतर। मुंबई में गणेशोत्सव पर वायरस की गाज, मशहूर लालबाग के राजा के नहीं होंगे दर्शन। कमेटी लगाएगी ब्लड डोनेशन कैंप। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला, 1 जवान शहीद, 1 नागरिक की भी गई जान। हमले के बीच 3 साल के मासूम को सुरक्षा बलों ने बचाया। चीन ने दमनकारी और विस्तारवादी नीति का मोर्चा चारों ओर खोल रखा है और इसका नया शिकार है हांगकांग। जिनपिंग सरकार ने पहले तो हांगकांग की चीफ एग्जीक्यूटिव को बिना पक्ष में लिए एक ऐसा कानून पास किया जिससे 23 साल तक आजाद हवा में जीने वाले हांगकांग के लोगों की आजादी छीन ली। इसीलिए चीन के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। आज हम हांगकांग के इतिहास का वो दिन दिखाने जा रहे हैं जिस दिन 23 साल पहले हांगकांग को आजादी मिली और उसी दिन वो फिर से गुलाम हो गया, लेकिन इस बार गुलाम बना है चीन का। ये हांगकांग है जो 1 जुलाई 1997 को ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था। लेकिन यही हांगकांग 1 जुलाई 2020 को चीन का गुलाम हो गया। हांगकांग की आजादी पर ड्रैगन ने ग्रहण लगा दिया और अब आजाद ख्यालों के उन्नतिशील लोग कम्युनिस्ट सरकार का निवाला बन रहे हैं। चीन ने कुचक्र रचकर भरोसे पर कायम ऐतिहासिक करार की बलि दी है। विस्तारवादी नीति को साक्षी मानकर जिनपिंग सरकार ने हांगकांग की आजादी का गला घोट दिया है। ब्रिटेन से हुआ करार तोड़कर चीनी सरकार हांगकांग में जबरन राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद दमन पर उतर आई है। अपनी आजादी छीनने के विरोध में हांगकांग में प्रदर्शन का सबब आजादी के दिन 23 साल बाद नसीब में आई गुलामी है और चीन के दमन का सबब हाल ही में चीन की नेशनल पीपुल कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी में पारित हुआ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है। ब्रिटिश शासन की समाप्ति की सालगिरह पर चीन का प्रदर्शन, विरोध में निकाली गई रैली पर चीन समर्थक पुलिस का पेपर स्प्रे छिड़काव दमन की शुरुआत है। हांगकांग के लिए चीन के नए काले कानून लागू होने के पहले ही दिन 180 गिरफ्तारी हो गई। मीडिया कर्मियों को निशाना बनाया गया। चीन ने हांगकांग को अपने पंजे से कसने के लिए साजिश रची है और ये साजिश बहुत गहरी है। चीन के सर्वोच्च विधायी निकाय यानी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी ने सर्वसम्मति से हांगकांग के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित कर दिया है। इस कानून के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने, विदेशी ताकतों के साथ अलगाव, तोड़फोड़ और आतंकवाद के लिए सजा का प्रावधान है। अब चीनी कानून व्यवस्था के तहत दोषी हांगकांग के व्यक्ति को भी उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। प्रगति पसंद हांगकांग में जो न्यायपालिका स्वतंत्र थी, जो प्रेस स्वतंत्र थी, अब वो चीनी सेंसरशिप के नीचे आ गई है। लोगों के अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार छिन गए हैं। जिनपिंग सरकार ने उन्हें कुचलना शुरू कर दिया है। चीन का जो कम्युनिस्ट सिस्टम है, जिसमें कि उसके चीन के नागरिकों को जो कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है वो माना पड़ता था, वो उसके ऊपर उल्टा असर पड़ता था। इसके अलावा चीन को जो 50 साल का एग्रीमेंट था, जिसके अंतर्गत 2047 में हांगकांग पूरी तरह से चीन का हिस्सा बन जाता, वो काफ़ी देर उसमें लग रही थी और चीन जरा जल्दी में था कि जितना जल्दी हो सके हांगकांग पूरी तरह से
चीन का हिस्सा बन जाए। हांगकांग में 23 साल बाद फिर से आजादी की मांग गूंज रही है। स्वायत्तता के अधिकार के लिए हलचल मच रही है, क्योंकि अब चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हांगकांग की कानून व्यवस्था का हिस्सा बन गया। इस कानून के तहत अब किसी पर भी चीनी पुलिस कार्रवाई कर सकेगी। आरोपी की सजा के लिए हांगकांग की सीमा से बाहर भेजने की भी जरूरत नहीं है और पूर्ण कब्जे के लिए चीनी सुरक्षा एजेंसियां हांगकांग में ही अपना ऑफिस खोलेंगी। चीन की कब्जे वाली चाल अब पूरी दुनिया देख रही है। सच्चाई ये है कि हांगकांग के लोगों पर कानून थोपने का चीन को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि पूर्व ब्रिटिश कॉलोनी पर चीन का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। चीन हांगकांग पर कोई भी कानून नहीं थोप सकता, न ही हांगकांग में रहने वाले लोगों पर कार्रवाई कर सकता है। हांगकांग के लोग समझौते के तहत चीन से आजाद हैं, इसलिए चीन के कानून के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है और मुमकिन है ड्रैगन की शामत भी करीब आ जाए, क्योंकि इतिहास चीन के खिलाफ है। हांगकांग 1 जुलाई 1997 को ब्रिटिश शासन से चीन के हाथ आया था। हांगकांग को एक देश दो व्यवस्था के तहत चीन को सौंपा गया था। हांगकांग को नई व्यवस्था के तहत खुद के अधिकार मिले थे। अलग न्यायपालिका और नागरिकों को आजादी का अधिकार मिला था। ब्रिटिश काल में सौंपी गई ये व्यवस्था 2047 तक 50 साल के लिए है, लेकिन चीन ने वक्त से पहले हांगकांग को हासिल करने की चाहत में एक बड़ा गुनाह कर लिया है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हांगकांग विश्व का एक कमर्शियल हब है, जिसने ब्रिटिश शासन के काल में उन्नति की और चीन अब इस उन्नति के मुखौटे के पीछे अपना चेहरा छिपाना चाहता है। पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान ने जो तबाही मचाई, उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ सुंदरबन का इलाका। ये वो जगह है जहां अम्फान की तबाही के निशान अब भी मौजूद हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने अब तक यहां रहने वाले गरीब आदिवासियों तक मदद नहीं पहुंचाई। पंचायत स्तर पर जो इन लोगों को मिला वो इतना कम है कि उससे इनका गुजारा नामुमकिन है। अब बाघों के बीच इनकी जिंदगी का खतरा बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन से सुपर साइक्लोन अम्फान टकराया, तबाही लाया और अब इसी तबाही के निशान सुंदरबन से सटे वनांचलों में बिखरे पड़े हैं। इस सुपर साइक्लोन में आदिवासी अपना घर बार लुटा चुके हैं। 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत गया। जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जंगलों की खाक छान रहे हैं, अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने इन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। 1.5 महीने का इंतजार, मदद की आस, लेकिन अब भी गरीब आदिवासी हैं निराश, क्योंकि ये आदिवासी हैं। सुंदरबन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों का यही आरोप है। बिद्दाधारी नदी के किनारे बसे छोटे से गांव झरखाली के परिवारों को देखिए। उनका दर्द उनके लफ्जों में उतरे जज्बातों से समझिए। इन्होंने अम्फान तूफान में अपना सब कुछ खो दिया। झाड़, फानूस और मिट्टी से बनी इनकी झोपड़ी ही इनके लिए पूरा जहान थी। तूफान आया तो इस जगह से बाहर निकल गए, लेकिन जब लौटे तो कुछ भी नहीं था। सिर्फ किस्मत पर बहाने के लिए आंसू थे और हिस्से में आया राहत का इंतजार था। जैसा कि मैं अनुसूचित जाति से हूँ, इसलिए मुझे मदद नहीं मिल रही। जैसे कि मैं बीजेपी से हूँ, मुझे कोई मदद नहीं दी जा रही। मेरे पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ एक शेड के लिए 2 तिपाई मिली हैं। सुंदरबन में रहने वाले इन गरीब आदिवासियों के लिए मुसीबत सिर्फ अम्फान नहीं है, बल्कि इस जंगल में रहने वाले बाघों ने भी इनकी जिंदगी पर आंख गड़ा रखी है। तूफान ने बाघों के जीने का सहारा छीन लिया, इसलिए बाघ खाने की तलाश में नदी पार करके इन शेड्स के नीचे रहने वाले ग्रामीणों पर हमला करने लगे हैं। लेकिन इनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। हालात इतने बुरे इसलिए भी हैं क्योंकि इन बदनसीब आदिवासियों तक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का पैसा भी नहीं पहुंचा। दावा जरूर है कि इन्हें डिजिटल पेमेंट के तहत पैसा मिला है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। इसे देखिए, घरे किचु नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे हम लोगों को नहीं मिले। हम पर बाघ ने हमला कर दिया था, हम जान बचाकर भागे। सुंदरबन में रहने वाले गरीब आदिवासियों का आरोप है कि टीएमसी की नेतृत्व वाली पंचायत ने राजनीतिक आधार पर मदद पहुंचाई है।
लेकिन पंचायत के प्रधान का दावा है कि मदद सबको पहुंचाई गई है। पूरे सुंदरबन में 2600 लोगों को पीएम आवास के तहत पैसे दिए गए हैं। अम्फान की तबाही के दौरान खाना पीना और कपड़े दिए गए हैं। हमारा माने पंचायत में ऐसे नहीं हुआ। हमारा पंचायत में हमरा सब मिल करके एकदम सब मिल करके हमरा बिली बंटन कर दिया कि अम्फान में जो डैमेज था वो पूरा जो जितना आया उतना लोग को दे दिया। वो हाफ डैमेज पार्टली उतना लोग को सबको दे दिया। लेकिन जमीनी हालात दावों से अलग हैं। पश्चिम बंगाल में अम्फान के बाद दी गई मदद में भी राजनीति साफ झलक रही है। और अब आपको दिखाते हैं कुछ पॉजिटिव खबरें। अमेरिका की बायोटेक फर्म इनोविया ने दावा किया है कि कोरोना वायरस वैक्सीन के परीक्षण के दौरान उत्साहजनक परिणाम देखने को मिले हैं। फर्म ने दावा किया है कि INO 4800 नाम की वैक्सीन का 18 से 50 साल की उम्र के 40 लोगों पर ट्रायल किया गया और उनमें 94% सफलता मिली है। वैक्सीन ने सभी लोगों के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया। मुंबई में लाल बाग गणेशोत्सव मंडल इस साल गणेशोत्सव की जगह आरोग्य उत्सव मनाएगा। 11 दिन तक KEM अस्पताल के साथ मिलकर रक्तदान और प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगाया जाएगा। दरअसल हर साल लाखों भक्त गणेशोत्सव के लिए लाल बाग आते हैं और भीड़ से कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है। इसलिए 87 साल बाद ये पहली बार होगा जब लाल बाग के राजा की मूर्ति की स्थापना नहीं होगी। कोरोना काल में कोलकाता के डॉक्टर फवाद हलीम ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी तारीफ न सिर्फ कोलकाता बल्कि देश भर में हो रही है। डॉक्टर फवाद सिर्फ 50 रुपए में डायलिसिस उपलब्ध करा रहे हैं। लॉकडाउन शुरू होने के बाद यानी 25 मार्च से अब तक करीब 2200 लोगों ने 50 रुपए में डायलिसिस कराया है। सबसे खास बात यह है कि कोरोना के नाम पर किसी मरीज को लौटाते नहीं देखा। मुंबई में 6 साल के एक बच्चे ने कोरोना के खिलाफ जंग में 54,000 रुपए की मदद की है। कबीर मोदी नाम के बच्चे ने ये रकम अपनी पेंटिंग्स की नीलामी से जुटाए थे और उन्हें एक NGO को दिया। कबीर का कहना है कि वो आगे भी इसी तरह जरूरतमंदों की मदद के लिए पेंटिंग्स करता रहेगा। TV9 नेटवर्क 6 languages हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.